तो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले सीजन 7 के सीजन 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर 7 अपने टारगेट को देखता है और उसे देखने के बाद उसे जाकर मार देता है, जिससे उसे काफ़ी सारा पैसा मिलता है। लेकिन 7 ऑर्डर देने वाले बंदे को ही मार देता है, क्योंकि 7 को उससे भी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे उसे मारने के। फिर हमें पता चलता है 7 तो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था और 7 के पास एक मुर्गा होता है जिसका नाम डायबो था और 7 एक छोटी सी बिरयानी की स्टॉल चला रहा था। डायबो का दिमाग सटक जाता है। डायबो कहता है अब से तुम एक किलर बनोगे, किलिंग के बहुत सारे पैसे मिलते हैं, अगर हमारे पास पैसा हुआ तो फिर तुम्हारी मेमोरीज भी वापस आ जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम कुछ समय पहले मुझे मिले थे और तुम अपनी सारी याददाश्त भूल गए थे। डायबो से किलर्स के बारे में बताता है। किलर दो प्रकार के होते हैं, पहला जो सरकार के लिए काम करते हैं और दूसरा जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। टॉप 10 में आने वाले किलर्स की पावर एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। फिर डायबो से अपना नया इन्वेंशन गायबा एक दिखाता है, जिससे 7 किसी का भी रूप ले सकता है। उनके पास एक और मुर्गा था जिसका नाम शामी था और उड़ भी सकता था। और डायबो 7 से कहता है अब तुम्हें किलर बन चुके हो, तुम्हारा पहला मिशन है, सामने के होटल में शादी हो रही है, तुम्हें दुल्हन के बाल काट के लाना है। असल में दूल्हे की एक्स गर्लफ्रेंड ने हमें 500 युआन दिए है उसके बाल काटने के बदले। 7 होटल में जाकर दुल्हन के बाल तो काट देता है, लेकिन वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है और सारी जनता डायबो और 7 के पीछे पड़ जाती है। वो दोनों अलग अलग भागने लगते हैं और 7 स्टैन के रोबोट से टकरा जाता है। स्टैन का रोबोट जैसे ही 7 के टोकन को देखता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। 7 भी उसके साथ फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान एक लड़की आकर उस रोबोट का सर काट डालती है। असल में ये लड़की किलिंग रैंक की लिस्ट में 13 नंबर पे आती है और 13 7 से कहती है आखिर तुम्हारे पास किलर लीक का टोकन कहाँ से आया। लेकिन वो रोबोट का सर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। 13 वहाँ से निकल लेती है और 7 भी ब्लास्ट से बच जाता है और घर पहुँचने के बाद डायबो से कहता है अब तुम बाल काटने का काम करोगी ताकि हम दोनों पैसे कमा सके और साथ ही किलिंग का काम भी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बिल्लियों की बॉस मियाओ किटी डॉग्स के बॉस मैट बाग को किस तरह मारे इस बारे में सोच रही थी और मियाओ किटी के साथी सजेशन देती है हमें किलर को हायर करना चाहिए। मियाओ किटी 7 को हायर करती है और उसे कहते हैं तुम्हें बस मैट बाग की आंखों को फोड़ना है। उसके बाद 7 डॉग्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुसने के लिए गायबा का इस्तेमाल करता है और एक छोटा सा डॉग बन जाता है। वो जैसे तैसे मैट बाग के पास पहुंच जाता है, लेकिन मैट बाग को उसके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि 7 से इंसानों की स्मेल आ रही थी। मैट बाग का साथी कहता है मेरे पास आइडिया है, तुम्हें इस गंदी चीज को खाना है क्योंकि कोई भी डॉग ऐसी चीज खा सकता है। 7 ऐसी चीज खाने से रहा वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और मैट बाग की आंखों को फोड़ डालता है, लेकिन उसने बस ग्लासेस को फोड़ा था। असल में मैट बाग की आंखें काफी ज्यादा छोटी थी। 7 काफी ज्यादा ट्राई करता है उसकी आंखों को फोड़ने की, पर कुछ भी नहीं होता और मैट बाग अपने फाइटिंग फॉर्म में आकर उस पर काफी सारे अटैक करने लगता है। 7 बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज की झलक दिखाई देने लगती है और 7 अपना कंट्रोल खो देता है और मैट बाग के गिटार को तोड़ डालता है। फिर वो नॉर्मल भी हो जाता है और मैट बाग जैसे ही 7 के पास अपनी फोटो दिखता है वो समझ जाता है। मैट बाग कहता है तो मियाओ किटी ने मुझे मारने के लिए भेजा है ना। फिर मैट बाग अपने दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। काफी समय पहले मैं मियाओ किटी से मिला था, वो काफी अच्छी थी और हमेशा मेरा गाना सुनती थी और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन मुझे न्यूज से पता चला था कि बिल्लियों और डॉग्स के बच्चे नहीं हो सकते और मियाओ किटी को बच्चे काफी ज्यादा पसंद है और 7 उसे एडवाइस देता है तुम्हें मियाओ किटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मियाओ किटी ने पूरी बिल्लियों की फौज जमा कर ली थी और तभी उसे मैट बाग का गाना सुनाई देने लगता है। मैट बाग अपने गाने के जरिए बताता है मैंने तुम्हें बस तुम्हारी भलाई के लिए छोड़ा था और गाना खत्म होने के बाद वो मियाओ किटी को हक कर लेता है। लेकिन तभी किलर 13 आकर मैट बाग के ऊपर अटैक कर देती है, पर मियाओ किटी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। सॉरी गैस, पहले मैंने गलत कह दिया था। किलर 13 किलर रैंकिंग लिस्ट में 37 पर आती है और 13 को मैट बाग को मारने की सुपारी मिली है। मैट बाग वहां से भागते हुए एक शांत सी जगह पर आ जाता है, लेकिन 13 भी वहां पर पहुंच जाती है। असल में मैट बाग 7 होता है जिसने की गाय बैग का इस्तेमाल किया था। 7 कहता है मैं मैट बाग नहीं हूँ, लेकिन 13 उसके ऊपर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 7 गाय बैग का इस्तेमाल करते हुए 13 से लगभग बचने ही वाला था, लेकिन कुत्ते की वजह से वो पकड़ा जाता है। फिर 7 सीजर की मदद से 13 से फाइट करने लगता है और फाइट के दौरान वो 13 का मार्क्स काट डालता है और 13 कहती है फर्क नहीं पड़ता तुम मैट बाग हो या ना हो, तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन 7 तो स्टाइल मारने में लगा था, उसे एक जोरदार लात पड़ जाती है। वो वहां से भागने का फैसला करता है और शाओफी की मदद से वहां से भागने लगता है। गाय से उड़ने वाले मुर्गे का नाम शाओफी है, ना कि शाओमी। 13 उन दोनों के ऊपर स्टार से अटैक करती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और शाओफी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। 13 अपने बालों पे लगे हुए वेपन से 7 को मारने वाली थी, लेकिन 7 आगे हो जाता है और उन दोनों में गजब की चीज हो जाती है। 在一个有星星。
लेकिन 7 को इसका हिसाब जल्दी चुकाना पड़ता है। जब 13 दोबारा से अटैक करते ही सामने कोई आ जाता है, उसकी तलवार को तोड़ देता है और वो कोई और नहीं शाओफी था। और तब तक मियाओ केटी अपनी पूरी सेना लेकर वहां पर आ चुकी थी। 13 के पास भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता और 7 उससे कहता है अगली बार हम लोग डेट पे जाएंगे, मेरा नाम 7 है। और 13 कहते हैं मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। 7 के हेयर सैलून में चेयरमैन जियांग आई थी, उसे एक फोटो दिखती है और 7 फोटो को देखकर एकदम गजब तरीके से बाल काट देता है। लेकिन चेयरमैन जियांग सुपारी दे रही थी उस बंदे को मारने की। उसके बाद 7 उस बंदे का पीछा करने लगता है। गाय बैग से रूप को बदलकर वो एक चड्डी में बदल जाता है क्योंकि उस टर्की को चड्डियां कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। वो टर्की 7 को अपने घर ले जाकर चड्डियों की कलेक्शन में रख देता है और 7 मौका देखकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसे नहीं मार पाता और वो टर्की 7 को पहनने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और वहां पर चेयरमैन जियांग अपने 2 साथियों के साथ आ जाती है। चेयरमैन टर्की को इसलिए मानना चाहते हैं क्योंकि वो चड्डियां कलेक्ट करता है और अश्लीलता फैलाता है। वो टर्की अपनी और अपनी चड्डियों की जान की भीख मांगता है, लेकिन चेयरमैन उन चड्डियों को जलाने वाली थी तभी लकड़ी कट जाती है और 7 बाहर आकर अपने शुद्ध पानी से आग को बुझा देता है। चेयरमैन कहते हैं मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया। और 7 उसे समझाता है सभी लोगों को अलग अलग चीजें कलेक्ट करना पसंद है और इसकी थोड़ी सी अजीब से पसंद है, ये चड्डियां कलेक्ट करना पसंद करता है, लेकिन ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन चेयरमैन कहाँ मानने वाली थी, उसकी दोनों साथियां 7 की काफी ज्यादा पिटाई करती है और उसे पकड़ लेती है और चेयरमैन सारी पेंटियर्स को बर्बाद कर देती है। और 7 उन तीनों की कमजोरी का फायदा उठाता है और सबसे पहले चेयरमैन के ऊपर अटैक करता है और पतली वाली लड़की के कपड़े फाड़ देता है और मोटी वाले के चश्मे तोड़ देता है। अब बस 7 और चेयरमैन बचे थे, वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन चेयरमैन 7 की काफी ज्यादा पिटाई करने लगते हैं, इसलिए 7 अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो तीनों ही शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। असल में 7 ने अपनी पैंटी उतार दी थी। टर्की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे आज पता चला जो मैं करता था वो गलत नहीं है, मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन 7 तो एक पैंटी पहनने में बिजी था। फिर सीन चेंज होता है। एक बुढ़िया फल बेच रही थी और वो बुढ़िया एक बंदे के साथ फ्रॉड करके काफी सारा पैसा कमा लेती है और वहीं पर 7 होता है जिसने कि अपना रूप बदला हुआ था और 7 को अब इस बुढ़िया को मारना है। 7 उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बुढ़िया डिब्बे को देख लेती है और डिब्बे के ऊपर जंप मारते हुए उसे पिचका कर फोल्ड करके अपने बैग के अंदर डाल लेती है। बुढ़िया सीधे स्कूल जाती है अपने पोते के लेने के लिए और अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई थी और 7 मौका देखकर बुढ़िया का गला काटने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक डॉगी आ जाता है और बुढ़िया के बैग को खींचने लगता है। 7 की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और बुढ़िया 7 के ऊपर ही अटैक कर देती है क्योंकि 7 की वजह से उसका सारा सामान खराब हो गया था। बुढ़िया कहती है जब तक तुम पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और 7 उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बुढ़िया 7 को ही आगे कर देती है। अब 7 की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी पर बुढ़िया तब भी नहीं रखती, वो उसके पिछवाड़े पे स्टिक मार देती है। लेकिन तब तक स्कूल की छुट्टी हो गई थी और बुढ़िया जल्दी से अपने पोते के पास चली जाती है। पोता 7 की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसने मेरे बाल काटे थे और ये बात सुनने के बाद बुढ़िया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और 7 को याद आता है वो पोता ही उसकी सैलून में आया था और पोते के डैड ने उसे सुपारी दी थी उस बुढ़िया को मारने की। असल में बुढ़िया का बेटा ही उसे मारना चाहता है। बुढ़िया 7 की काफी ज्यादा पिटाई करने लगती है और दूर बिल्डिंग पर डायबो होता है जो कि पोते के ऊपर अटैक कर देता है और पोते को बचाने के लिए बुढ़िया सामने आ जाती है। यही तो डायबो चाहता था, लेकिन 7 उन एरर्स को काट डालता है। उसके बाद बुढ़िया अपने पोते को लेकर घर पहुंच जाती है और उसका बेटा एक्सीडेंटल फर्टिलिटी इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट दिख रहा था और बेटा अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और दूसरी तरफ डायबो 7 के ऊपर चिल्ला रहा था और उससे कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अपने सैलून का रेंट भी नहीं पे कर पाएंगे। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। 7 को एक नई सुपारी मिली थी, एक कोला नाम की लड़की को मारने की सुपारी, लेकिन कोला इमोशनल ड्रामा करने लगती है और एक कंडीशन रखती है मेरी विशेष को पूरी करने में मदद करो फिर तुम मुझे मार सकते हो। और 7 को आइडिया पसंद आता है। कोला की पहली विश थी एक सांस में कोला की बोतल को खत्म करना, विश कंप्लीट। दूसरी विश थी खड़े होकर मुतना, विश कंप्लीट। तीसरी विश थी किसी दूसरे को नंगा करके पूरे आइलैंड में घुमाना और उसकी वीडियो बनाना और विश कंप्लीट। चौथी विश थी किसी नर्स के पिछवाड़े पे इंजेक्शन मारना और विश कंप्लीट। 5वीं विश से 5 स्टार होटल में फ्री में खाना खाना। 6वीं विश अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मेन पॉइंट पे मारना और 7वीं विश एक शेर की सवारी करना। 7 एक सस्ता शेर बनकर कोला की विश को पूरी कर देता है और 8वीं विश थी स्काई डाइविंग करना। 7 इस बार भी सस्ता जुगाड़ लगाता है और साफी की मदद से कोला को स्काई डाइविंग करवाता है। कोला की सारी विशेष कंप्लीट हो चुकी थी, बस एक बची थी
और कोला कहती है मेरी आखिरी विश है जिंदा रहकर दुनिया की अलग अलग चीजों को देखना। लेकिन सेवन गुस्सा होने लगता है, पर कोला बताती है मुझे कैंसर है और तुम्हें सुपारी देने वाली कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। हॉस्पिटल के बेड के ऊपर मरने से अच्छा किसी किलर के हाथों मर जाना। अब तुम मुझे खत्म कर सकते हो। और सेवन अपनी सीजर का इस्तेमाल करने लगता है और कोला अपनी पुरानी बातों को याद करती है। उसे हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ता था और लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं थी। सेवन कहता है मैंने मिस कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं मानने वाला, पर याद रहे मैं तुम्हारे पैसों को नहीं लौटाऊंगा। और एक फोटो देता है और कहता है ये फेमस डॉक्टर है, शायद ये तुम्हारा इलाज कर सकता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सेवन और डैबो एक बीच पर होते हैं। सेवन तो लड़के को सनस्क्रीन लगाने के लिए चल जाता है, तभी डैबो को किसी का कॉल आता है और डैबो बात करके सेवन से कहता है हमें एक मिशन मिला है, जल्दी से मिशन पर जाओ। और बेचारा सेवन सनस्क्रीन को भी नहीं लगा पाता और मिशन देने वाला कोस्ट गार्ड था। और कोस्ट गार्ड सेवन को बताता है मुझे 10 साल से सैलरी नहीं मिली है, इसलिए मैंने अपनी पैंट बेच दी, ये रहे तुम्हारे पैसे। इस चिकन आइलैंड की तरफ 3 पायरेट की शिप आ रही है, तुम्हें पायरेट के कैप्टन को मारना है, ये काम कर दो। नेक्स्ट सीन में सेवन पानी में होता है और सेवन का प्लान था डूबती हुई मछली का नाटक करना। शिप के अंदर से एक हाथ आता है और सेवन को अंदर ले लेता है और शिप के अंदर 2 बंदे होते हैं जो कि सेवन के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। और वहाँ पर कैप्टन जैक भी आ जाता है जो कि सेवन के ऊपर अटैक करता है उसे काटने के लिए, लेकिन सेवन सारे अटैक को डॉज कर डालता है और सेवन उसके ऊपर पॉइजनस निडल से अटैक करता है, लेकिन कैप्टन जैक उसे पकड़ लेता है अपने मुंह से। अब कैप्टन जैक को भी समझ में आ चुका था ये क्या सेशन है। सेवन कैप्टन जैक से फाइट करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन जैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सेवन के बाल खुल जाते हैं और सेवन को देखते हुए कैप्टन जैक को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसमें कैप्टन जैक ने एक मिशन को कंप्लीट किया था और कैप्टन जैक को 10 मिलियन रुपये मिलने वाले थे, लेकिन जो 10 मिलियन रुपये देने वाला था उसको एक बंदा कर काट देता है और वो कोई नहीं सेवन था। और कैप्टन जैक सेवन के ऊपर अटैक करता है, पर सेवन सिर्फ एक अटैक करता है और कैप्टन जैक को काफी ज्यादा घायल कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। कैप्टन जैक अपने मन में कहता है ये बंदा उसकी तरह दिखता है, लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन जैक सेवन से कहता है अगर तुम मुझे 1 इंच भी हिला देते हो तो फिर मैं अपनी शिप्स को लेकर वापस चले जाऊंगा। और सेवन उसके सामने एक बुरा सा मुंह बनाता है और कैप्टन उसका थोबड़ा देखकर 1 इंच हिल जाता है। सेवन कहता है मैं जीत गया और कैप्टन जैक अपने सुलह का पक्का था, वो अपनी शिप्स को लेकर वापस चल जाता है। और सेवन भी दिल का अच्छा था, वो कोस्ट गार्ड को उसका पैंट खरीद कर वापस दे देता है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। 2 लड़कियां शाफी के साथ खेल रही थी और ऊपर से सेवन उन लड़कियों के ऊपर नजर कर रहा था। हाल ही में सेवन को एक मिशन मिला था, सेवन को एक बंदे को मारना था और उस बंदे की पत्नी ने सेवन से कहा था अगर मेरा पति किसी और लड़की के साथ मिले तो उसे वहीं पर मार देना। सेवन दूरबीन से देखता है वो बंदा किसी औरत के साथ होता है और साथ ही एक बॉडीगार्ड भी था। तभी सेवन को 2 बंदे नारियल समझकर नीचे तोड़ लेते, पर सेवन जैसे तैसे एक केकड़ा बनकर उस बंदे के पास पहुंचने वाला था, पर बॉडीगार्ड डाचुन उसे किक मार के फेंक देता है। फिर सेवन एक डक बनकर जाने की कोशिश करता है, पर डाचुन दोबारा से उसे पकड़ लेता है। डाचुन सेवन को टॉय समझकर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन उसके बाद पानी में फेंक देता है। सेवन को सामने वो मोटा बंदा दिखता है जो कि अपना कार्यक्रम शुरू करने वाला था। सेवन अपने मन में कहता है अगर मुझे ना मिशन मिला होता तब भी इसे मैं मारना चाहता। तब एक मछली आकर सेवन को खा जाती है और फिर सेवन उस मछली से निकलकर बाहर निकलता है और डाचुन उसे देख लेता है और कहता है क्या तुम एक किलर हो। फिर सेवन उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और सीजर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो मछली आकर सीजर को ही खा जाती है। फिर डाचुन गन को निकाल लेता है। सेवन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है हम दोनों मर्द हैं और हम दोनों मर्दों की तरफ फाइट करेंगे। और डाचुन इसके लिए मान जाता है। सेवन उसके ऊपर काफी सारे अटैक आता है, पर डाचुन अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सेवन की काफी ज्यादा पिटाई करता है। रात से सुबह हो जाती है, उन दोनों की फाइट खत्म नहीं होती। वो मोटा टकला बंदा भी अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद निकल आता है और सेवन बॉडीगार्ड को बेवकूफ बनाता है और मोटे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डाचुन सेवन को पकड़ते हुए 7 डे लॉक लगा देता है। सेवन काफी ज्यादा कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, पर 7 डे लॉक 7 दिन के बाद ही खुल सकता था, इसलिए सेवन डाचुल के साथ ही सारे के सारे काम करने लगता है, जैसे कि खाना नहाना। 13 सेवन के ऊपर नजर रख रही थी, 13 सेवन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सेवन डाचुल की मदद से सारे अटैक को ब्लॉक करता है। 13 जाते हुए कहती है तुम्हारा लक अच्छा था, और शाम को सेवन कहता है मैं हार मानता हूँ भाई प्लीज छूट जा, लेकिन डाचुल बताता है ये 7 दिन के बाद ही खुलेगा। और तभी सेवन की नजर एक मिसाइल की तरफ जाती है और मिसाइल उनके आइलैंड की तरफ भी बढ़ रहा था। सेवन वहाँ से भागने लगता है और डाचुल पूरा दम लगाकर उस लॉक को तोड़ते हुए मिसाइल के सामने आ जाता है और उस मिसाइल को रोकने लगता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, डाचुल पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मिसाइल को रोकने में कामयाब हो जाता है। मिसाइल को फायर करने वाला स्टैन का प्रिंस था। शाओफी आकर डाचुन को बचा लेता है और डायबो के पास पहुंचता है और डायबो चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें सेवन को लाने के लिए कहा था। और दूसरी तरफ स्टैन का प्रिंस सेवन से कहता है
क्या तुमने मेरे मिसाइल को ब्लॉक किया था, और उसे एनालाइज करने लगता है। फिर प्रिंस को पता चल जाता है 7 एक किलर है, वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है और प्रिंस 7 की सीजर को कई टुकड़ों में काट डालता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शाओफी आकर 7 को बचा लेता है। फिर प्रिंस चिकन आइलैंड के बिल्कुल कोर पे अटैक करता है। स्टैन का प्रिंस चिकन आइलैंड में रहने वाले सभी लोगों से कहता है ये आइलैंड तबाह होने वाला है। आइलैंड के बीचों बीच एक एनर्जी रॉक है जिसे कि मैं निकालने वाला हूँ। एनर्जी रॉक के निकलते ही ये आइलैंड तबाह हो जाएगा। जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से निकल जाए। दूसरी तरफ डाइबो 7 और शाओफी आइलैंड से निकल रहे थे। डाइबो 7 को बताता है इस दुनिया में 3 ताकतवर फोर्सेस है। पहली मार्शल आर्ट, दूसरी टेक्नोलॉजी और तीसरे नॉर्मल लोग। मार्शल आर्ट और टेक्नोलॉजी के बीच हमेशा फाइट होती रहती है। दोनों ही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बेस्ट है। और तभी डा चुन 7 को पैसे देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम प्रिंस को खत्म कर दो, ये रहे पैसे। और सेन प्रिंस की तरफ जाता है। मियाओ किटी उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन प्रिंस उसके नाखूनों को ही काट देता है और वहाँ पर मैड बाग भी पहुंच जाता है और अपना रॉक साउंड बजाने लगता है, लेकिन प्रिंस मैड बाग को भी हरा देता है। और तभी वहाँ पर कोला पहुंचती है और प्रिंस को अपने पास बुलाकर उसे एक पप्पी देती है और कहते हैं तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है। लेकिन प्रिंस कोला के ऊपर प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है और आइलैंड से बाहर भेज देता है और वहाँ पर चेयरमैन जिया भी पहुंच जाती है। प्रिंस उसके ऊपर एनर्जी बीम से अटैक करता है, लेकिन चेयरमैन जिया उसकी एनर्जी को रोकते हुए उसकी मशीन के ऊपर अटैक करती है और मशीन को बर्बाद कर देती है। प्रिंस उसके ऊपर मिसाइल छोड़ देता है और चेयरमैन जियांग कहती है हम दोनों साथ में मरेंगे, लेकिन प्रिंस अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन अचानक प्रिंस के ऊपर तलवार से अटैक होता है। अटैक करने वाला 7 था और 7 ने चेयरमैन को बचा लिया था। सीन पास्ट में जाता है। डाइबो को अपनी पास्ट बातें याद आने लगती है। तो गाइस डाइबो का भी एक गजब का पास्ट सीन है। डाइबो 7 को उसका डैगर देता है और कहता है 2 साल पहले तुम मुझे समुद्र के किनारे मिले थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने लिए रख लिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। 7 स्टैन के प्रिंस से फाइट करने लगता है और फाइट के दौरान 7 का डैगर ही टूट जाता है और वहाँ पर तब तक 13 आ जाती है और प्रिंस के ऊपर अटैक करती है। 13 कहती है स्टैन की टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट्स के बीच हमेशा से फाइट होती रही है, मैं तुम्हारा सर काटूंगी। शाओफी अपने मस्कुलर फॉर्म में आकर प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंस ब्लॉक कर लेता है। फिर वो तीनों एक साथ प्रिंस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन प्रिंस अपने कॉम्बैट मोड में आ जाता है और अकेला उन तीनों की धो डालता है। सेन डाइबो की तरफ जाता है। डाइबो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 7 की मदद करने के लिए आ रहा था और स्टैन का प्रिंस उन तीनों के ऊपर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन 7 चालाकी से प्रिंस के ऊपर 7 डे लॉक लगा देता है। इसी का मौका देखकर 13 उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन प्रिंस उसे रोक देता है और 7 अपने सीजर को कंट्रोल करने लगता है। उसकी सीजर दोबारा से जुड़ जाती है और 7 अपना सैक्रिफाइस देते हुए सीजर को अपने और प्रिंस के आर पार कर देता है। शाओफी आकर 7 के ऊपर कूदने लगती है, लेकिन प्रिंस बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वो आधा मशीन जो था। 7 को अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें 7 एक शैडो किलर था और 7 एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वही लड़की 7 को धोखा देती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। सारे के सारे किलर 7 को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन 7 उस ब्रिज को ही तोड़ देता है जिसके ऊपर वो सभी लोग थे। फिर सेन प्रेजेंट में आता है। अचानक 7 खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे 7 अपने कंट्रोल में ही नहीं है। 7 13 को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अपने डैगर को ले लेता है। 7 का डैगर भी एकदम हील हो जाता है। 13 टेलीपैथी की मदद से अपने मास्टर को सब कुछ दिखाने लगती है। 7 प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। 7 की तलवार टूट जाती है कई टुकड़ों में, लेकिन वो दोबारा से जुड़ जाती है और 7 प्रिंस का हाथ काट डालता है। प्रिंस के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो अपने रोबोट में बैठ जाता है और कहता है अब तुम कंफर्म मरने वाले हो। 7 अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा लंबा कर देता है और स्टैन के उस रोबोट को बिल्कुल बीचों बीच काट डालता है। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। डाइबो 7 के पास आने लगता है, लेकिन 7 कहता है मैं शैडो किलर हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद 13 का मास्टर कहता है 7 को मार डालो और उसका डैगर मेरे पास लेकर आओ, पर 13 ऐसा नहीं कर पाती। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद 7 बिल्कुल ठीक हो जाता है। 13 7 के सीजर को ठीक करवा कर बिल्कुल नया चकाचक करवा देती है और 7 को लौटा देती है। अब सीन पास्ट में जाता है 13 के बचपन में। जब कोई बंदा कुंफू के हाईएस्ट राम में पहुंच जाता है तो फिर कोई भी मॉडर्न वेपन उसका सामना नहीं कर सकता और उसे मार नहीं सकता। फिर हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं और यही बुढ़ा आदमी 13 का डैड है। 13 के डैड के ऊपर एक बंदा स्नाइपर से अटैक करता है, लेकिन 13 के डैड गोली को काटते हुए उस बंदे को सिर्फ एक पत्ते से मार देते हैं। और जब एक बंदा 13 के डैड से फाइट कर रहा था, स्वॉर्ड का एक टुकड़ा एक जगह पर धर जाता है। उस टुकड़े को 13 निकाल लेती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगती है। और 13 हमें बताती है हमारी फैमिली में 13 लड़कियां हैं और मैं 13वीं बहन हूँ। मेरे डैड किसी भी लड़की को स्वॉर्डमैन टेक्निक नहीं सिखाना चाहती, वो बस बेटे को सिखाना चाहती है और वो किसी भी बाहरी आदमी को अपनी टेक्निक को नहीं सौंपेंगे। और मैं अपने डैड को ये दिखाना चाहती हूँ लड़कियां भी स्वॉर्ड्समैन स्किल सीख सकती है। लेकिन 13 के डैड दूसरी शादी कर लेते हैं एक बेटे के लिए और उससे एक बेटा भी हो जाता है और 13 के डैड
उसके मॉम को और 13 को घर से निकाल देते हैं। 13 की मॉम और 13 एक जगह पर बैठे हुए थे, तब एक मोटा आता है और 13 की मॉम को पकड़ लेता है और कहता है तुम उसे स्वॉर्ड्समैन की बीवी होना, मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन 13 मोटे के पैर में स्वॉर्ड को घुसा देती है। मोटा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और 13 के ऊपर अटैक करने लगता है। मोटा काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन 13 चालाकी से उसके ऊपर कट लगाने लगते हैं और जब मोटा वेपन को पकड़ लेता है 13 एक स्टिक का इस्तेमाल करती है उस पर कट लगाने के लिए। लेकिन तब तक एक दूसरा किलर आकर 13 की मॉम को मार डालता है और वहाँ पर एक तीसरा किलर भी आ जाता है जो कि 13 के ऊपर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तब भी उसका वेपन ही कट जाता है और वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसे मार देता है और दूसरे वाले बंदे को भी मार देता है। बचा था मोटा बंदा, लेकिन जो यहाँ पर आया था वो मोटे को भी खत्म कर देता है। 13 अपने मॉम के पास होते हैं, लेकिन उसकी मॉम पहले ही मर चुकी थी। 13 उस मास्टर से कहती है प्लीज मुझे अपने साथ ले लो, तो वो स्वॉर्ड मास्टर 13 को अपने साथ ले लेता है। अब सीन जाता है डैबो के पास में। डैबो एक काफी ज्यादा बुरा सपना देख रहा था जिसमें कि डैबो को पकाकर खाया जा रहा था और अचानक डैबो चिल्लाते हुए उठ जाता है। असल में डैबो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर सभी मुर्गों को पकड़ कर रखा गया था। उसके बाद डैबो अपने बेस्ट फ्रेंड डाफी से बात कर रहा था और डाफी डैबो को बताता है मैंने कुक फाइटिंग में पार्टिसिपेट किया है, ये सब कुछ मैं अपने बेटे शाफी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं फाइटिंग में अच्छा कर पाता हूँ तो फिर मेरे बेटे को भी एक फाइटर माना जाएगा और उसे पकाकर नहीं खाया जाएगा। मेरी फाइट होगी सबसे ताकतवर मुर्गे किंगफिशर से। फिर वो फाइटिंग का दिन आ जाता है और फाइटिंग को देखने के लिए काफी सारे लोग आए थे। जैसे ही फाइटिंग शुरू होते है किंगफिशर डाफी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन डाफी ने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी थी। डाफी को रूल्स के मुताबिक 15 मिनट तक टिकना था और डाफी उसी की पावर का उसी के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है और काफी अच्छी तरीके से फाइट करता है। डाफी किंगफिशर की उंगलियों को मोड़ देता है और ये फाइट मुर्गों का मालिक भी देख रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मुझे पता होता कि फाइटिंग में कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं फाइटिंग का सट्टा लगाता। किंगफिशर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ड्रग का इंजेक्शन निकालता है और खुद की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर लेता है और काफी ज्यादा स्पीड से डाफी को पकड़ लेता है। रूल्स के मुताबिक 15 मिनट हो गए थे और डाफी जीत गया था। लेकिन किंगफिशर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी ऑडियंस बस रूल्स को फॉलो करेगी? नहीं, ये सारी ऑडियंस एक मुर्गे को मरता हुआ देखने के लिए आई है। और डायबो के आंखों के सामने डाफी को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार देता है और फाइट खत्म होने के बाद डायबो अरीना में होता है और डायबो डाफी का चश्मा पहन लेता है और कहता है ये पूरी दुनिया गलत है मेरे दोस्त, तुम जीत गए थे, तुम्हारा बदला मैं लूंगा और शाफी की चिंता मत करना, उसका ध्यान मैं रख लूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ये सारी कहानी डायबो शाफी को सुना रहा था। डायबो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और डायबो जब शाफी को बताता है कि तुम्हारे डैड नहीं रहे हैं तब शाफी काफी ज्यादा रोने लगता है। लेकिन डायबो उसके सर के ऊपर मारता है और कहता है अब से तुम मेरे साथ रहोगे और कुक फाइटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है और बाकियों से कहता है अगर काफी सारा पैसा जीतना चाहते हो तो मेरे ऊपर सट्टा लगाना। और ये बात सुनने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। फिर फाइटिंग का वो दिन आ जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है डायबो किंगफिशर को मिडिल फिंगर दिखाता है और किंगफिशर डायबो को पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुम याद हो, तुम तो उसी ब्लू फेदर के दोस्त हो ना, मैंने तुम्हारा चेहरा दिखा था, तुम डरावने लग रहे थे, पर चिंता मत करो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और डायबो की काफी ज्यादा पिटाई करने लगता है। पिटाई खाने के बाद भी डायबो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। किंगफिशर को मालिक की बात याद आने लगती है। उसने कहा था अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर उस मोटे चिकन को नहीं हरा पाते हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं काफी सारे पैसे हार जाऊंगा। और याद करते हुए किंगफिशर डायबो को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तब भी डायबो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और टाइम काफी ज्यादा कम बचा था। किंगफिशर ड्रग का डोज लेने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ड्रग तो डायबो के हाथ में था। असल में डायबो का मेन प्लान वो ड्रग का डोज लेना था। किंगफिशर हंसने लगता है और कहता है ये ड्रग मेरी जैसे मजबूत बॉडी संभाल सकती है, तुम्हारी बॉडी इस ड्रग को नहीं संभाल पाएगी, तुम मरोगे। पर तब भी डायबो उस ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद डायबो की बॉडी के साथ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और डायबो को ऐसा महसूस होता है जैसे कि डाफी उससे कह रहा है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें शाफी का ख्याल रखना पड़ेगा। और अचानक डायबो खड़ा हो जाता है और डायबो की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। किंगफिशर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच डायबो को मारता है, लेकिन डायबो अपने एक हाथ से उसके पंच को रोक देता है। अब डायबो की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और किंगफिशर की काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और किंगफिशर सामने से कुछ भी नहीं कर पाता और डायबो किंगफिशर का गला पकड़ लेता है। लेकिन किंगफिशर हंसते हुए कहता है अब तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी जिंदगी आराम से बीतेगी, पर जब तुम फाइट नहीं कर पाओगे तुम्हें खा लिया जाएगा। पर डायबो कहता है मेरे प्लान अलग है। डायबो किंगफिशर को पकड़कर टोपी वाले बंदे की ओर फेंक देता है और टोपी वाला बंदा गन को निकालकर शूट करता है। इसी का फायदा उठाकर डायबो उस बंदे को पकड़ लेता है, यानी कि ऑनर को पकड़ लेता है और जितनी भी पब्लिक थी वहां से निकल लेती है। डायबो कहता है
सभी मुर्गों को छोड़ दो, नहीं तो इसी गर्दन उड़ा दूंगा। उसके बाद सभी मुर्गों को छोड़ दिया जाता है और वो सारे मुर्गे वहाँ से भागने लगते हैं। डायबो कहता है मैंने तुम इंसानों से कुछ सीखा है, ये दुनिया काफी ज्यादा निर्दयी है और ओनर को मारने ही वाला होता है। लेकिन शाओफी ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए डायबो ओनर को नहीं मारता, पर ड्रग का असर खत्म हो जाता है और डायबो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ओनर कहता है अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरी तरह से मारने वाला हूँ, लेकिन शाओफी डायबो को पकड़कर उड़ने लगती है। असल में गए शाओफी की मॉम एक कबूतर थी, इस वजह से शाओफी उड़ पाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। डायबो और शाओफी चिकन आइलैंड पहुंच गए थे, क्योंकि चिकन आइलैंड ही एक ऐसी जगह थी जहां पर सब लोग शांति से रहते थे। डायबो और शाओफी कोस्ट गार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी शाओफी को सेवन दिखता है जो कि बीच के किनारे था। डायबो कहता है इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं, पर शाओफी सेवन को बचाना चाहती थी, इसलिए डायबो भी सेवन को निकालने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। मैंने इस वीडियो के अंदर सीजन 7 के सीजन 1 को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है और साथ ही ओवीए के 4 एपिसोड को भी एक्सप्लेन किया है। सीजन 7 का सीजन 2 और सीजन 3 भी है और सीजन 4 करंट में चल रहा है जो कि हाल ही में आया है और सीजन 4 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं सीजन को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब ना सही, लेकिन लाइक और कमेंट बनता है, कमेंट और लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।